नमस्ते प्यारे बच्चों। आज एक नए प्रोजेक्ट के साथ आपके सामने फिर ये देवश्री विद्याश्रम आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज अपन एसएसटी का पेपर नंबर 4, इससे पहले अपन 3 पेपर पढ़ चुके हैं और इन 3 पेपरों का आपने बढ़िया रिस्पॉन्स दिया है, आप उनको पढ़ भी रहे हैं, तो हम इसको और आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन बच्चों, आप एक काम नहीं कर रहे, यहाँ से इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। आप यहाँ पर जो लाल कलर में आ रखा है सब्सक्राइब, तो उसको आप दबा दीजिए। अगर वो ब्लैक कलर में आ रहा है सब्सक्राइब्ड लिखा हुआ है तो आपको नहीं दबाना है। मेरे कई प्रिय जो विद्यार्थी है वो क्या करते हैं, सब्सक्राइब लिखा हुआ है ब्लैक कलर में आ रहा है उसको दबा देते हैं, वो लाल हो जाता है। आपको ये देखना है कि वो लाल में है कि ब्लैक में है। अगर लाल में है तो ही दबाना है, ब्लैक में है तो नहीं दबाना है। मतलब सब्सक्राइब लिखा हुआ है लाल में तो दबाना है। और उससे क्या होगा फ़ायदा कि जैसे ही नया वीडियो आएगा आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी और आप उसको देख सकेंगे। तो आज के इस पेपर के अपन और जो ये इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है इसके अंदर अपन अब बात करते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न है, कनिष्क ने 34 बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की? बच्चों, इस प्रश्न का जवाब पहले आ चुका। अगर आपने पहला प्रश्न पत्र देखा था तो वहां पर कनिष्क का योगदान इसका प्रश्न था, उस प्रश्न के उत्तर में मैंने ये लिखवाया था। लेकिन अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप इसी में कक्षा 10वीं की प्लेलिस्ट है, लिस्ट के अंदर 10वीं के जितने भी वीडियो है वो सारे उसके अंदर है। मैथ के हैं और सामाजिक के हैं, और भी है अंग्रेजी के इनके, लेकिन अभी तो अपन को सामाजिक और गणित पर ज़्यादा ध्यान देना है। इनकी अपनी परीक्षा 29-30 तारीख को है। तो बताओ, आप लिखो फिर आंसर। अगर जिन्होंने वो देखा था उसमें इसका आंसर है, फटाफट लिखो, और जिन्होंने नहीं देखा वो अब देख लेंगे। बताओ, फटाफट आंसर बताओ। और बच्चों, वीडियो को पूरा देखा करो। आप देखे 2-5 प्रश्न देखे बाद में छोड़ दिए, पूरा देखोगे तो ही समझ में आएगा और आपका रिवीजन भी होगा। आपने पढ़ा जो कल 1-2 मेरे साथी आंसर दे रहे थे, थोड़ा थोड़ा गलत आंसर दे रहे थे, तो उससे क्या होगा, सुधार होगा आप देखोगे तो। ठीक है, तो बताओ पहले का आंसर लिखो, देखे फटाफट लिखो आंसर। कनिष्क ने 34 बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की थी? बताओ। चलो मैं बताता हूं। आंसर नंबर 1, उसने कश्मीर के कुंदन वन में। कहाँ की थी बच्चों? कश्मीर के कुंदन वन में की थी। 34 बौद्ध संगीति आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में। ये अपन ने जब कनिष्क का योगदान पढ़ा था उस समय इस प्रश्न का उत्तर भी अपन ने वहां पर देखा था। आगे दूसरा प्रश्न, ग्रैंड ट्रंक रोड किस शासक ने बनवाई थी? बच्चों, इससे पहले वाला जो पेपर था उसके अंदर मैंने इसका आंसर बताया था और वहां पर आपको इसका मैंने क्लू दिया था जिससे आपको दूसरा आंसर बताना था। यह आंसर नहीं, दूसरा आंसर बताना था। तो बताओ अब इसका क्या आंसर है, फटाफट लिखो कमेंट बॉक्स में। देखे, आपने पढ़ा है, आप लिख सकते हो, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो। बच्चों, वही कल वाला प्रश्न है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता, बादशाह खो देता। ये किसने कहा था? उसी ने ही ये ग्रैंड ट्रंक रोड, इसको कई जगह ग्रैंड ट्रंक रोड बोल देते हैं, ये रोड किसने बनवाई थी? तो वही है शेरशाह सूरी ने। आंसर नंबर 3, बताओ। देखिए इसका उत्तर, पल्लव कालीन महाबलीपुरम नगर क्यों प्रसिद्ध है? देखिए, चलो आप फटाफट, इसका एक और नाम है, वो दूसरा नाम बताओ फटाफट। देखिए लिखो कमेंट बॉक्स में, और क्यों प्रसिद्ध है वो भी आप बता सकते हो। बताओ, देखिए बताओ, शाबाश।
चलो मैं बताता हूँ। महाबलीपुरम जो पल्लव कालीन जो प्रारंभिक शासक थे, उन्होंने मामल्लपुरम यानी कि महाबलीपुरम मामल्लपुरम या महाबलीपुरम नाम से एक नगर बनाया और उस नगर को बसाया और वहाँ पर 5 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया और चट्टानों को काटकर, बड़ी बड़ी चट्टानें थी उनको काट करके क्या की गई, मूर्तियों को तराशा गया। इस कारण से ये मंदिर ये जो महाबलीपुरम है ये प्रसिद्ध है। तो लिखो आंसर, महाबलीपुरम या मामल्लपुरम। मामल्लपुरम प्रारंभिक पल्लव शासकों द्वारा बसाया नगर है, जहां उन्होंने 5 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया। वह चट्टानों को तराश कर मूर्तियां बनाई गई। क्यों प्रसिद्ध है बच्चों? ध्यान रखना कि जो नगर था, इस नगर को पल्लवकालीन शासकों ने बसाया था। प्रारंभ में पल्लवकालीन शासक थे, उन्होंने बसाया और उन्होंने यहाँ किया कि 5 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया और वहाँ जो मूर्तियाँ थी वो बड़ी बड़ी चट्टानों को तराश कर उनकी मूर्तियाँ बनाई गई थी। इस कारण से ये पल्लवकालीन जो महाबलीपुरम या मामल्लपुरम जो था ये प्रसिद्ध था। आंसर नंबर 4 की बात करते हैं बच्चों। देखो आंसर नंबर 4 कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब व किस किस के बीच हुआ? बताओ, देखिए फटाफट बताओ, आंसर दो आप। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वह कब व किस किस के बीच हुआ? जल्दी से उत्तर दो। शाबाश, आपको आता है, बस थोड़ी सी जल्दीबाजी में गलती करते हो। और अपने साथियों को भी इसको फटाफट शेयर कर दो जिनसे उनको भी इसका लाभ मिले। यहाँ पर जैसे आप वीडियो देख रहे होंगे तो यहाँ पर एक आ रहा होगा शेयर, उस शेयर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो वो आपसे फेसबुक या जहाँ भी आप व्हाट्सएप पे भेजना चाहते हो वो वहाँ पर जाते ही और उसको शेयर कर दो उनके पास, जिनसे उनको भी इसका लाभ मिल चुके। चलो, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पहले बात तो ये करना है कब हुआ और फिर किस किस के बीच हुआ। तो पहला आंसर देना अपन को कब। देखो, वो जो हुआ था वह हुआ था बाबर व इब्राहिम के कब का आंसर देना था, कोई बात नहीं, पहले ये दे दिया तो के मध्य। कब हुआ था? के मध्य 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। और ध्यान रखना बच्चों, यही वो तारीख है, यही वो युद्ध है जब भारत के अंदर मुगल शासन की नींव पड़ गई थी। यानी कि यही वह तारीख है और यही वह युद्ध है जब क्या हो गई थी, मुगल शासक की नींव, यानी मुगल शासन की नींव कहाँ पर, मुगल साम्राज्य की नींव कहाँ पर पड़ गई थी? भारत में, यानी हिंदुस्तान में पड़ गई थी। ध्यान रखना 21 अप्रैल 1526 में, और इधर
बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य ये युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध था बच्चों? पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, आंसर दो, देखिए फटाफट दो आंसर, अच्छे बच्चे हैं सारे, आंसर दो देखे जल्दी से। बिल्कुल फटाफट लिख दो। चलो बताता हूं। अकबर द्वारा बुलंद दरवाजा पहले तो कहाँ बनाया गया है? तो कहाँ बनाया गया? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। क्यों बनाया गया? कब नहीं, क्यों? तो फतेहपुर सीकरी में अकबर की गुजरात विजय के स्मारक के रूप में बनाया गया था बच्चों। कहाँ बनाया गया था? फतेहपुर सीकरी में। और क्यों बनाया गया था? अकबर ने गुजरात पे विजय प्राप्त की थी और उसके स्मारक के रूप में क्या बनाया गया था? बुलंद दरवाजा। अगला आंसर, आंसर नंबर 6। इसका आंसर बच्चों आप फटाफट से लिखो। देखे ज़्यादा नहीं लिखना आपको, वैसे तो इसकी बड़ी है, लेकिन आपको केवल 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बतानी है आपको। क्या प्रश्न क्या रह रहा है कि विधानसभा की सदस्यता के लिए व्यक्ति की क्या योग्यताएं होनी चाहिए? मान लो मैं विधानसभा का सदस्य बनना चाहता हूं, तो मेरे अंदर क्या होनी चाहिए? मैं कितना पढ़ा लिखा होना हूँ, और कितना मुझे उम्र होनी चाहिए मेरी, कितने में पढ़े लिखा होना चाहिए, और मैं क्या मेरी जो मानसिक स्थिति वो कैसी होनी चाहिए। इस प्रकार की इसकी सदस्यता के जो हैं क्या नाम है, जो योग्यताएं हैं वो क्या होनी चाहिए। चलो बताते हैं। पहला, सबसे पहला तो वो क्या होना चाहिए? भारत का विधानसभा सदस्य के लिए योग्यता, से के लिए योग्यताएं। क्या योग्यताएं? पहली योग्यता, चलो नीचे लिख देता हूं। पहली योग्यता क्या है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली बात तो ये क्या होना चाहिए बच्चों? भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली तो ये है। दूसरी योग्यता है वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। यानी कम से कम वो 25 साल का तो होना चाहिए। और तीसरी ओर अपन लिख लेते हैं, वह भारत व राज्य सरकार किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और बच्चों एक और अपन लिख सकते हैं, ये मतलब योग्यताएं यही है, ये शर्तें हैं। क्या? वह पागल व दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब
एक और क्वेश्चन अपने पास। तो बताओ, विधानसभा के जो सदस्य बनेंगे उनके लिए क्या करेंगे। मान लो आप ही एमएलए बनने के लिए, विधानसभा सदस्य कौन, जो एमएलए बनता है, यानी कि जो मेंबर ऑफ क्या नाम है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। अगर आप विधायक बनना चाहते हैं, एमएलए बनना चाहते हैं, तो आपको क्या होना चाहिए। अब आप तो खुद को देख लेना, जब विधानसभा के सदस्य की बात आ जाए तो खुद को ले लेना कि मैं विधानसभा का सदस्य यानी मैं विधायक बन रहा हूँ, तो मेरे अंदर क्या होनी चाहिए कि मैं पहले तो भारत का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो अमेरिका से आ गया, कहाँ से आ गया। दूसरी बात, मैं 25 साल तो पूरी होनी चाहिए मेरी। और तीसरी बात, ऐसा नहीं कि पागल, खुद का अगर तो समझता नहीं है और देश संभालने चला। तीसरी बात कि मैं राज्य सरकार, जैसे मान लो कि कोई मैं टीचर हूँ जैसे अभी, तो मेरे को अगर चुनाव लड़ना है तो मेरे को पहले इधर इस्तीफा देना होगा, यानी कि मैं किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, और पागल व दिवालिया आए गया। अगला प्रश्न, सातवाहन वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों पर टिप्पणी लिखिए। आंसर नंबर 7। सातवाहन वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों पर पहली बात तो बच्चों, जब सातवाहन वंश की अपन अगर ये करें तो पहली बात तो इनकी सबसे बड़ी ये थी कि ये हिंदू धर्म के अनुयायी थे। जब हिंदू धर्म के अनुयायी होंगे तो हिंदू धर्म किसको मानते थे, वर्ण आश्रम व्यवस्था को मानते थे। किसको मानते थे बच्चों, वर्ण आश्रम व्यवस्था को मानते थे। ये जैन और बौद्ध धर्म थे, उनके जो अनुयायी थे, उनके जो आश्रम थे, उनके जो उपाश्रय थे, उनके लिए भी अनुदान दिया करते थे। उनके लिए भी बहुत मात्रा में ये भूमि अनुदान करते थे। और इन्होंने ही, यही है वो सातवाहन वंश ही जिन्होंने ब्राह्मणों को दान देने की जो प्रवृत्ति चलाई थी, वो यही है। तो अब बात करते हैं इनकी कि सातवाहन वंश की उपलब्धियों पर टिप्पणी। तो अपन लिखते हैं, सातवाहन वंश के शासक हिंदू धर्म अनुयायी थे। ये वैदिक यज्ञों व वर्णाश्रम व्यवस्था को मानते थे। मानते क्या, जोड़ देते थे। इन्होंने बौद्ध व जैन विहारों व उपाश्रयों के लिए भूमि अनुदान की। ध्यान रखना बच्चों, ये क्या थे, हिंदू धर्म के अनुयायी थे। ये वैदिक यज्ञों और वर्णाश्रम व्यवस्था पर जोर देते थे। और ये इन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो विहार थे, उनके उपाश्रयों के लिए भी क्या दी, उनके लिए भूमि दी। और इन्होंने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान परंपरा चलाई।
और वैसे बच्चों अपन किस चीज़ की बात कर रहे हैं, प्रश्न क्या पूछ रहा है, सांस्कृतिक उपलब्धि। वैसे इनकी तो वास्तुकला की भी उपलब्धि थी और भी उपलब्धियां थी, लेकिन अपन केवल संस्कृति, और संस्कृति का मतलब अपनी संस्कृति अपन किससे, अपनी संस्कृति क्या मतलब, रहन सहन, वेशभूषा, धर्म, इनसे संस्कृति का मतलब है। तो यहाँ पर इनकी देखो क्या कह रहा है ये, कि सातवाहन वंश के जो शासक थे वो हिंदू धर्म के अनुयायी थे। ये यज्ञों में, यानी कि अपना रहन सहन है, किस प्रकार की अपनी वर्ण व्यवस्था, किस प्रकार से हम रहते हैं, किस प्रकार से हमारी व्यवस्था है, ये सारी की सारी व्यवस्था जो थी, यानी कि वो किस पर जोर देते थे, वैदिक यज्ञों पर और वर्ण आश्रम। यानी कि आपको अगर पता हो तो बच्चों पहले 4 वर्ण हुआ करते थे, आपको पता है, और आश्रम हुआ करते थे 4। यानी कि 4 आश्रम कौन से, ये आश्रम नहीं कि जो साधु वाधु के आश्रम होते हैं वो आश्रम नहीं, आश्रम का मतलब होता था, जैसे पहला अगर अपन बात करें तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। यानी कि 4 अपने जीवन के जो 4 ये होते थे, भाग होते थे, 25-25-25-25 करके। यानी कि शुरू के ब्रह्मचर्य जिसमें हम पढ़ाई करते थे और हम केवल पढ़ाई का ही अपना काम था। दूसरा गृहस्थ आश्रम से अपने घर को चलाते थे। वानप्रस्थ आश्रम, उसमें अपन घर को और संन्यास के बीच में जंगलों के अंदर जाकर के वन से, यानी कि जंगल के अंदर जाकर के तपस्या करते थे। और जब संन्यास यानी कि सब कुछ छोड़ के केवल वैराग्य धारण कर लेते थे, वो था। वर्ण 4 होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन वर्णों के अंदर ही तो इस व्यवस्था पर कौन जोर देते थे, सातवाहन शासक। तो बच्चों अब अगले प्रश्नों को पढ़ेंगे, एक बार इनका रिवीजन करते हैं। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित की थी बच्चों, बताओ देखिए फटाफट। तो कश्मीर के कुंडन वन में। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, तो वो था शेरशाह सूरी। पल्लवकालीन महाबलीपुरी नगर की क्या प्रसिद्धि थी, तो महाबलीपुरम, मामल्लपुर जो प्रारंभिक शासक थे वो उनके द्वारा बसाया नगर था, जहां उन्होंने क्या किया था, 5 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया और चट्टानों को तराश कर क्या बनाई गई, वहां पर मूर्तियां बनाई गई। और अगला प्रश्न था, पानीपत का प्रथम युद्ध कब व किस किस के बीच हुआ। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ और 21 अप्रैल 1526 को हुआ। और यही दिन था, ये प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में कब हुई या किस युद्ध के तहत हुई, तो यही था पानीपत का प्रथम युद्ध। अकबर द्वारा बुलंद दरवाजा कहाँ और क्यों बनवाया गया, तो ध्यान रखना बच्चों, फतेहपुर सीकरी के अंदर बनवाया गया। क्यों बनवाया गया, अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी और उसके स्मारक के रूप में, उसकी जीत की खुशी में इसने बुलंद दरवाजा बनवाया था। विधानसभा सदस्य के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो बच्चों यहाँ पर लिखी हुई है कि विधानसभा के सदस्य की योग्यताएं हैं, पहली योग्यता है वो भारत का नागरिक हो, सबसे पहली योग्यता। दूसरी है कि उसकी आयु 25 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो, पूरी कर चुका हो। ऐसा नहीं 10-15 साल का है कि भारत का नागरिक तो है लेकिन 15-20 साल का है कि मैं चुनाव लड़ दूँ, नहीं। उस 25 वर्ष की आयु, वो भारत सरकार के या राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कि वो सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए। कुल मिला के सीधी बात ये है, वह पागल व दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। अगला है सातवाहन वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों पर, तो संस्कृति से संबंधित जो उपलब्धियां हैं उस पर ये करना है। तो सातवाहन वंश के शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे, पहली बात तो ये संस्कृति थी क्योंकि हिंदू धर्म के अनुयायी थे। दूसरी बात थी कि वो वैदिक यज्ञों और वर्णाश्रम व्यवस्था को जोड़ देते थे, यानी कि वो वर्ण व्यवस्था को मानते थे, वो वर्णाश्रम व्यवस्था को मानते थे। इन्होंने बौद्ध और जैन विहारों के लिए, यानी कि इनकी संस्कृति ऐसी थी कि इन्होंने बौद्ध और जैन सबको मिलजुल करके चले इनके साथ, ऐसी इनकी संस्कृति थी। इन्होंने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान देने का क्या चलाई, परंपरा चलाई। अगला प्रश्न देखते हैं अब अपन, क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान बताइए। तो बच्चों थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं, अपन इससे पहले वाले पेपर में बिस्मार्क जो था, यानी कि अपन ने जर्मनी के एकीकरण के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था और वहाँ पर ये पढ़ा था कि जो क्या नाम है, जो अपनी गेस्टाइन का जो समझौता था वो ऑस्ट्रिया की तो भूल थी और बिस्मार्क की राजनीतिक या कूटनीतिक क्या थी, विजय थी। उसके अंदर भी अपन ने इसका थोड़ा जिक्र किया था, लेकिन आज अपन बात करेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान। तो साथ बच्चों
अपन ने पहले पढ़ा था, उसके अंदर भी थोड़ा सा पढ़ा था कि 1861 में जब फ्रेडरिक चतुर्थ, विलियम चतुर्थ की जब मृत्यु हो गई, तो उसके बाद 64 वर्षीय जो विलियम प्रथम था वो शासक बना। और वो शासक बना तो उसने क्या किया कि बिस्मार्क बहुत ही चतुर था, कूटनीतिज्ञ था, राजनीतिज्ञ था और अंतर्राष्ट्रीय मामलों का जानकार था। इस कारण से इस विलियम प्रथम के पास जो थी वो व्यक्तियों को पहचानने की फर्क बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उसने अपना क्या कर लिया, अपना चांसलर नियुक्त कर लिया। और इस चांसलर ने, इस बिस्मार्क ने 3 चरणों के अंदर लौह व रक्त व लौह की नीति को अपनाते हुए, क्योंकि इसको पता था कि बातों से नहीं, ये सैनिकों से, इसी कारण तो मैंने जिस दिन उसके क्या नाम है, जो वो ऑस्ट्रिया की भूल और इसकी राजनीतिक विजय बताई थी, उस दिन भी कहा था कि इसने जब निम्न स्तर के अंदर सैनिक बजट पास नहीं हुआ तो इसने उच्च जो सदन था उसके अंदर बजट पास करवा करके और क्या करवा दिया था, यहाँ पर सैनिक संगठन को मजबूत किया था। तो यहाँ पर अपन ये पढ़ रहे, तो 3 चरणों के अंदर जर्मनी का एकीकरण था। वो तीनों चरणों के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी बच्चों? बिस्मार्क की थी। सबसे पहले इसने क्या किया, पहले चरण के अंदर डेनमार्क को युद्ध में हराया और ऑस्ट्रिया के साथ संधि की, और जो 2 डचिए थे उनके, स्लेस्विग और क्या नाम, जो वो होल्स्टाइन ऑस्ट्रिया को दे दिया और उसको स्लेस्विग को खुद ने ले लिया था। उसके बाद में जैसे ये संधि समझौता हुआ और उसके बाद में अगले चरण के अंदर इसने क्या किया, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध ही एक अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों के सहारे से युद्ध करना शुरू कर दिया। और बाद में किसी उसका बात का शर्त का, जैसे आपको पता हो तो डेनमार्क का युद्ध भी किसी शर्त का उल्लंघन करने पर चुनौती देते हुए, बस यही बात उसने सेडेनिया के वहाँ पर उसकी उल्लंघन करते हुए और इस पर क्या करना, युद्ध प्रारंभ कर दिया और युद्ध किया। उसके अंदर जो ऑस्ट्रिया था वो पूरी तरह से पराजित हुआ और फिर एक प्राग की संधि हुई, और उस प्राग की संधि के तहत जो होल्स्टाइन, जब डेनमार्क पर जब विजय प्राप्त की थी उस समय किसने ले लिया था, होल्स्टाइन ऑस्ट्रिया ले लिया था। स्लेस्विग किसने ले लिया था, क्या नाम है, जो प्रशांत ले लिया था। बाद में क्या हुआ कि वो होल्स्टाइन जो ऑस्ट्रिया के पास था वो भी किसने ले लिया, प्रशांत ले लिया, यानी कि जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, बिस्मार्क, इसने ले लिया और एक जर्मन परिसंघ बनाया जिसके अंदर से ऑस्ट्रिया को बाहर कर दिया। उसके बाद एक फ्रैंको फर्सियन युद्ध और फ्रैंकफर्ट संधि हुई, और वहाँ पर बच्चों इस बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति से फ्रांस को भी क्या करवा दिया, हरा दिया, और उसके साथ फ्रैंकफर्ट की संधि की, जिसके तहत विलियम चतुर्थ क्या हुआ, 1871 में शासक बन गया। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण के अंदर किसका महत्वपूर्ण योगदान था, बिस्मार्क का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको और समझते हैं अपन। देखो क्या लिखा हुआ है कि ये मैंने बच्चों आपकी सहायता के लिए, कि आप जब भी मैंने बोला तो थोड़ी देर आपके माइंड में, लेकिन आप इसको देख के मैंने बोला उसको अब यहाँ समझोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। 1861 में प्रशा शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु के बाद 64 वर्षीय विलियम प्रथम शासक बना। ये मैंने आपको बताया, वो शासक बना जिसने क्या किया, बिस्मार्क को कूटनीतिक व राजनीतिक कुशलता को देखकर अपना क्या कर लिया, चांसलर नियुक्त कर लिया। जिसने क्या किया, उस बिस्मार्क ने, जिसको उसने चांसलर बनाया, उसने क्या किया, जिसने रक्त व लौह की नीति अपनाते हुए 3 चरणों में जर्मनी का एकीकरण करवाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे सर्वप्रथम क्या किया उसने, जो प्रथम चरण था उसका, बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को साथ लेकर किसको हरा दिया, डेनमार्क को हराया। और कौन सी संधि, गेस्टाइन की संधि हुई, जिसके तहत दोनों डचियों को उसने क्या कर लिया, जो 2 रियासतें थी यानी कि स्लेस्विग और होल्स्टाइन, उन दोनों को क्या कर लिया, स्वतंत्र। और चूंकि ऑस्ट्रिया को साथ लेकर के लड़ा था इसलिए होल्स्टाइन ऑस्ट्रिया को दे दिया, स्लेस्विग खुद ले लिया। लेकिन बाद में क्योंकि अपन ने जिस दिन पढ़ा था कि वो किसकी कूटनीतिक चाल थी, बिस्मार्क की, और उसकी किसकी राजनीतिक भूल थी, किसकी, ऑस्ट्रिया की। बस यहाँ पर इसको दे दिया, राजी कर दिया, लेकिन आगे इसी के विरुद्ध अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर दिया उसने, युद्ध करना वो शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वतंत्र करा लिया। इसके बाद बिस्मार्क ने अपने कूटनीतिक कुशलता से
ऑस्ट्रिया के खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी तथा 3 जुलाई 1866 को शेडो निकोराज का निर्णायक युद्ध हुआ। यानी कि युद्ध तो उसने पहले से ही प्रारंभ कर दिया, लेकिन ये जो 3 जुलाई 1866 का जो शेडो निकोराज का जो युद्ध था, इसके अंदर क्या हुआ बच्चों, वो निर्णायक युद्ध हुआ। यानी कि पहले तो वो दूसरों से लड़वा दे, सेडेनिया से करवा रहा है, वो इससे युद्ध करेगा, लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष युद्ध हुआ और उसमें निर्णायक युद्ध हुआ, जिसके अंदर ऑस्ट्रिया क्या हुआ, पूरी तरह पराजित हो गया, जिसके फलस्वरूप ऑस्ट्रिया व पर्सा के मध्य संधि हुई। कौन सी बच्चों, प्राग की संधि हुई, और उस संधि के तहत होल्स्टाइन पर्सा को मिल गया। मैंने कहा था जो होल्स्टाइन था पहले किसके, जब डेनमार्क से उन्होंने स्वतंत्र करवाया था, तब होल्स्टाइन जो था ऑस्ट्रिया को, अब उसको भी इसने छीन लिया। पर्सा के नेतृत्व में जर्मन परिसंघ बनाया और यहाँ से किसको, ऑस्ट्रिया को बाहर निकाल दिया। अंत में 15 जुलाई 1870 को पर्सा व फ्रांस के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें जो 3 ओर से युद्ध हुआ, बिसेनबर्ग और गलाट जो युद्ध था उसमें फ्रांस की पराजय हुई, और सबसे महत्वपूर्ण जो अंतिम युद्ध था वो था 2 सितंबर 1870 में, जिसके अंदर पर्सा सेनापति जो बोनमोंटेक था उसने क्या किया, नेपोलियन तृतीय को अपने सामने आत्मसमर्पण करा दिया, क्योंकि फ्रांस की सेना जो थी वो हार गई थी, तो नेपोलियन तृतीय ने खुद ने आत्मसमर्पण कर दिया। और 1871 में बिस्मार्क ने सम्राट विलियम प्रथम का क्या करा दिया, राज्याभिषेक करा दिया, उसको राजा बना दिया। अतः कहा जा सकता है, अब इतने के अंदर अगर सारा काम उसने करवा दिया बिस्मार्क ने, तो कहा जा सकता है कि जर्मनी का एकीकरण, रक्त व लोह की नीति, बिस्मार्क का दृढ़ निश्चय। देखो बच्चों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जब निम्न सदन ने सैनिक बजट पास नहीं किया था, उच्च सदन से उसने ब्रज करके और अपना खुद का निश्चय दिखाया था वहां पर, और इसी को देख करके तो क्या नाम है, जो विलियम प्रथम ने उसको अपना चांसलर नियुक्त किया था। अदम्य साहस तथा कूटनीति कुशलता के कारण, मैंने कहा था कूटनीति, हर जगह इसने कूटनीति चलाई अपनी, कारण ही हो सका। यानी कि कहे तो जर्मनी का एकीकरण केवल बिस्मार्क के अदम्य साहस, उसकी दृढ़ निश्चय और उसकी कूटनीतिक कुशलता, लोह व रक्त की नीति के तहत ही हुआ था। बच्चों, ये था अपना प्रश्न 8, जिसका जो प्रश्न था बिस्मार्क का योगदान। इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों ये। अब अगला प्रश्न देखते हैं अपन। नेपोलियन को इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता क्यों कहा जाता है? ध्यान देना, प्रश्न क्या है, नेपोलियन को इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता क्यों कहा जाता है? भाई इटली के अंदर उसको वो भी राष्ट्रवाद का जन्मदाता, क्योंकि वो तो वहां का है ही नहीं। वो तो एक, जैसे आप मान लो भारत के अंदर इंग्लैंड ने राज किया, वहां जाने के बाद भी उपनिवेश के रूप में अपन को काम किया। यानी कि उपनिवेश का मतलब अपन एक तरीके सीधी भाषा में कहे तो एक व्यापार का स्थान है उनके लिए, एक व्यापार का अड्डा है, बस यही तो। लेकिन अब यहां पर उसने कैसे राष्ट्रवाद उत्पन्न कर दिया भाई? तो देखो, बात करते हैं अपन। तो क्या किया इसने कि इटली के एकीकरण में नेपोलियन की विजयों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। नेपोलियन ने इटली की विजय के पश्चात इटली में गणतंत्र की स्थापना की। देखो, पहला काम तो इसने ये कर दिया, गणतंत्र, एक राजतंत्र जिसके अंदर सामंत प्रथा होती है और सारी प्रजा, राजा और फिर सामंत, पहले तो राजा दबाए रखता है और राजा अगर थोड़ा सा छोड़ भी दे तो उनके जो सामंत है वो बिल्कुल ऊपर उठने ही नहीं देते। इस प्रकार से जनता कोई कुछ नहीं कर पाती। लेकिन नेपोलियन ने क्या किया कि उसने उसको गणतंत्र की स्थापना की। यानी कि किस गणतंत्र का मतलब, गणतंत्र, गण मतलब लोगों, जनता का, तंत्र मतलब शासन, जनता का शासन। यानी कि उन्होंने वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना कर दी। और सम्राट बनने के बाद जो छोटे मोटे और नगर थे उनको भी क्या कर दिया, उनको मिलाकर मात्र 3 बड़े नगरों के अंदर उसको क्या कर दिया, बांट दिया, यानी कि समाहित कर दिया। यानी कि इटली में गणतंत्र की स्थापना की और सम्राट बनने के बाद अनेक छोटे बड़े राज्यों को समाप्त कर केवल 3 भागों में उनको क्या कर दिया, समाहित कर दिया, यानी 3 भागों में बांट दिया। और सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त कर दिया। जैसे मैंने भी आपको कहा था कि क्योंकि राजा तो पहले दबाए रखता है, उसके बाद में कौन,
सामंत जो उसके थे वो दबाए रखते हैं। इस प्रकार से उसने तो वहाँ सामंत व्यवस्था को, जैसे गणतंत्र हुआ तो सामंत व्यवस्था अपने आप ही ध्वस्त है, और उसके बाद आंतरिक व्यापार पर जो प्रतिबंध था वो भी उसने हटा दिया। कहने का मतलब वहाँ पर पूरी तरीके से गणतंत्र यानी जनता का शासन हो गया। और जब जनता का शासन, जैसे कल आपको पता हो तो अपने लोकतंत्र के गुण पढ़े थे बच्चों, उसके अंदर अपन ने एक ये वाला भी पढ़ा था, जिसमें अपन ने पढ़ा था राष्ट्र देशभक्ति। क्या पढ़ा था? देशभक्ति। और वो देशभक्ति का मैंने इसी तरीके से उदाहरण दिया था। यहाँ पर उन्होंने जनता का शासन कर दिया और जनता का सब प्रकार से देश को किसके हवाले कर दिया? जनता के हवाले। अब लेकिन इसने एक भूल कर दी, एक छोटी सी वो गलती की, जिसके कारण लोगों के अंदर फिर, क्योंकि राष्ट्रवाद अपना सबने अपना उसको अपना देश समझने लग गए, और जब देश समझने लग गए और फिर उस देश के अंदर कुछ गड़बड़ हो तो फिर बताओ, सबके अंदर राष्ट्रवाद तो है ही और अंदर से जागेगा। तो बस यही आंतरिक व्यापार पर प्रतिबंध हटा दिया इटली की, और इटली में एक समान कानून लागू कर दिए। जैसे मैंने आपको बताया था संविधान में कि राजा से लेकर के रंक तक सबके लिए एक समान कानून होता है, तो इसने एक समान कानून पूरे इटली के अंदर एक समान कानून लागू कर दिया। जब नेपोलियन ने इटली को उपनिवेश के, बस ये कल था, उपनिवेश के रूप में कार्य किया, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था, उपनिवेश का मतलब है कि पहले उसने देखो कितने बढ़िया बढ़िया कार्य कर दिए कि वहां पर गणतंत्र की स्थापना कर दिया, छोटे बड़े जो बटे हुए राज्य थे उनको बांट करके 3 भागों में बांट दिया, वहां की जो सामंत व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया, जो वहां के आंतरिक जो कर लगते थे उनको समाप्त कर दिया, पूरे इटली में एक समान कानून लागू कर दिया। लेकिन जब उसको केवल उसने बाद में जब केवल एक उपनिवेश के रूप में, यानी कि केवल एक व्यापारिक स्थान के रूप में काम में लेना शुरू कर दिया, केवल एक मतलब व्यापारिक बाजार के रूप में कह सकते हैं, तो अपन एक दुकान के रूप में जब उसको काम करना प्रारंभ लेना शुरू कर दिया, तो वहाँ के लोगों के अंदर क्या हो गया? राष्ट्र भावनाएं जाग उठी, और ये कह रहे हैं कि उनकी भावनाएं भड़क उठी कि अब हमारा इतना बड़ा देश है और अब ये केवल एक बाजार बन गया, और इस कारण से वहाँ पर क्या हो गया? राष्ट्रवाद जाग उठा। और इन्हीं कारणों से नेपोलियन को इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कहा जाता है। और मेरियट ने, जो विद्वान था, उसने तो कहा है बच्चों कि नेपोलियन ही वह पहला व्यक्ति था जिसने इटली में एकता प्रदान की। और अपन देखा है, अपन ने भी जब वहाँ पर उसने राजतंत्र वो गणतंत्र की स्थापना कर दी, वहाँ पर सब जो छोटे मोटे नगर थे उनको मिला करके 3 नगर बड़े राज्य बना दिए, और उसके बाद वहाँ पर एक समान कानून कर दिया, और वहाँ पर जो आंतरिक व्यापार थे, जो सामंत व्यवस्था थी, उन सबको हटा दिया। अब अपन अगला प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन की टिप्पणी। असहयोग आंदोलन पर एक निबंध। तो बच्चों, असहयोग आंदोलन पर एक निबंध अपन लिखेंगे, तो थोड़ा पहले समझते हैं कि ये है क्या। तो अपन बात करेंगे असहयोग शब्द को। देखो पहले तो आप, असहयोग, सहयोग का मतलब किसी का साथ देना, असहयोग मतलब साथ नहीं देना। अब किनका साथ नहीं देना? तो बच्चों अपन बात करेंगे कि अपना देश, शायद पहले सोने की चिड़िया थी, उसके बाद में इसी सोने की चिड़िया को लूटने के कारण, इसी को लूटने के उससे चाह से लोग यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर अधिकार भी किया और उन्होंने यहाँ पर राज भी किया। तो उसी कड़ी में अंग्रेज़ों ने यहाँ पर राज किया और अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा अत्याचार करना शुरू कर दिया। तो फिर उन अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर खदेड़ने के लिए कई आंदोलन चलाए गए, और उन आंदोलनों में एक आंदोलन था असहयोग आंदोलन। और इस असहयोग आंदोलन की अगर अपन बात करें बच्चों, तो इस असहयोग आंदोलन में सबसे ज़्यादा जन समर्थन मिला था। यानी कि अगर कहे तो इसके अंदर उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, श्रमिक वर्ग, किसान, आदिवासी, इन सभी ने मिलकर बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और इसी कारण से इस आंदोलन के जब समाप्त हुआ तो उस समय सबको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा। तो क्या हुआ इस आंदोलन में? इस आंदोलन के अंदर असहयोग करने के लिए कि किस में असहयोग करे, तो उन्होंने कहा कि आप जितने भी सरकारी उपाधियां हैं उनको त्याग दो, जितने भी सरकारी कॉलेज है, स्कूल है, न्यायालय है, विधानसभा है, वहाँ पर जाना छोड़ दो और विदेशी माल का प्रयोग करना बंद कर दो। उसके विपरीत क्या करो आप कि स्वदेशी माल का प्रयोग करो, अपने हाथ से बुने जो है कपड़े हैं उनका प्रयोग करो, अपने खुद के संस्थान, शैक्षणिक संस्थान खोलो, और जो कोई झगड़े होते हैं उनको अपने पंचों से क्या करो, उनको सुलझाओ। इस प्रकार से उस आंदोलन का शुरुआत हुई। लेकिन
ये आंदोलन जब चरम पे था, यानी कि 1921 में लगभग 30,000 व्यक्ति इस आंदोलन में जेल में गए और ये आंदोलन बहुत उन्नति पर था, यानी कि चरम पे था, यानी कि निर्णय होने ही वाला था। तभी 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के जो चौरी चौरा नामक स्थान था, वहाँ पर भीड़ शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रही थी, उसके ऊपर पुलिस ने अत्याचार कर दिया, यानी कि उसके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। और इससे वो जो भीड़ थी वो भड़क गई और उसने वहाँ थाने में क्या लगा दी, चौकी में क्या लगा दी, आग लगा दी, जिसमें 21 पुलिस वाले और एक थानेदार क्या हो गया, मौत के घाट उतर गया और जल गया उसके अंदर। इससे देखकर गांधी ने इस आंदोलन को हिंसात्मक बताते हुए इस आंदोलन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और समाप्त करने के कारण क्या हुआ, जो बड़े बड़े जो नेता थे उन नेताओं ने इसके अंदर अपने दुख प्रकट किए और उन्होंने इसके अंदर बहुत रोष जताया, जिनके अंदर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने तो अलग से अपनी पार्टी बनाई और उन्होंने कहा कि अगर कन्याकुमारी का कोई व्यक्ति या कोई गांव अगर हिंसा भड़काता है या कोई एक गांव हिंसा करता है तो हिमालय के किसी गांव को दोष क्यों दिया जाए, उसको सजा क्यों दी जाए। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा, इसको बहुत ही कष्टकारक बताया। तो बच्चों अपन एक बार अब यहाँ पर देखते हैं कि गांधी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला ये प्रथम जन आंदोलन था, जिसमें शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्ग, ग्रामीण वर्ग, किसानों, आदिवासियों ने भाग लिया। इसमें श्रमिक वर्ग का भी समर्थन मिला। इस आंदोलन को अपन निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। तो 3 बिंदुओं से मैंने इसको समझाया है बच्चों। वैसे तो और भी इसमें बिंदु बन सकते हैं, लेकिन अपन को यहाँ पर थोड़ा समझना है, फिर अपना खुद का विवेक भी अपन काम में लेंगे, इसको अपन और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, कि इसका प्रारंभ कैसे हुआ। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 को पारित हुआ कि आंदोलन करना है। जो लोग भारत में उपनिवेशवाद को खत्म करना चाहते थे उनसे आग्रह किया कि वे सरकारी जो उपाधियां हैं, जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, विधानसभाएं हैं, न्यायालय है, विदेशी माल है, उनका क्या कर दे, त्याग कर दे, उनको छोड़ दे। और इसके उल्टा, इसके विपरीत वो क्या करे, वो अपने आप को क्या रखे बच्चों, अनुशासन में रखे। राष्ट्रीय, खुद के राष्ट्रीय जो संस्थान है, यानी खुद के संस्थान है, देसी संस्थान है, वो खोले और आपसी झगड़ों को किनके, पंच निर्णय के द्वारा सुलझाए और अपने हाथ से बने कपड़े का या उनका प्रयोग करे। अब ये बीच में आ गया, इसने मोड़ ले लिया एक चौरी चौरा कांड। तो 1921 में इस आंदोलन के अंतर्गत लगभग 30,000 व्यक्ति कहाँ जा चुके थे बच्चों, जेल जा चुके थे। और भारतीय इतिहास में ये पहला अवसर था जब स्वराज के संघर्ष में इतनी जनता ने भाग लिया। परंतु दुर्भाग्य, ये आंदोलन शिखर पर था। तभी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था। उसी पर अत्याचार करने पर पुलिस ने अत्याचार किया और पुलिस ने अत्याचार किया तो भीड़ ने पुलिस चौकी को क्या लगा दिया, आग लगा दिया, जिसमें 21 सिपाही और एक थानेदार की क्या हो गई, मौत हो गई बच्चों। अब जब इस प्रकार से हिंसा भड़की तो आंदोलन की क्या हो गई, समाप्ति। गांधी ने आंदोलन को हिंसात्मक होते देख 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया। मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी का क्या किया, गठन किया। क्या किया, स्वराज पार्टी का गठन किया और जिसके तहत उन्होंने क्या किया, विधान परिषदों में भाग लेकर क्या किया, उस सरकार के कार्यों में रुकावट डालने का काम किया। और बच्चों, जब ये आंदोलन समाप्त हुआ तो सुभाष चंद्र बोस ने बात कही कि ये जो था ये क्या है, भारतीय जनता का दुर्भाग्य, भारत का दुर्भाग्य, इन्होंने इसको बहुत ही कष्टकारक बताया। दूसरी बात, मोतीलाल नेहरू ने भी इसके बारे में कहा कि अगर कन्याकुमारी का कोई गांव अगर हिंसा का कार्य करता है तो जो हिमालय है वहाँ के गांव को दोष
क्यों मिले, उसको सजा क्यों मिले। इस प्रकार से ये असहयोग आंदोलन पर अपन ने एक छोटा सा निबंध लिखा है बच्चों। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो आप अपने और भी साथियों को भी भेजें, आगे से आगे इसको शेयर करें, जो उनको भी मौका मिले और आप इससे रिवीजन करते रहे। इससे पहले अपन 3 पेपर पढ़ चुके हैं और आगे भी और परीक्षा से थोड़े समय तक तो आपका रिवीजन भी होगा। ये नहीं सोचे कि बस हमने तो इसको पढ़ रखा है, आपका रिवीजन होगा और आप सुनेंगे देखेंगे तो आपका रिवीजन होगा बच्चों। अब अगले पेपर में अपन फिर वही 7:15 बजे मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।